माननीय उपसभापति महोदय, अगर पूर्व की सरकार में ये योजना होती तो लंगर रोता क्यों और शुक्ल जी को ये उपन्यास क्यों लिखना पड़ा? मुझे कहते हुए तकलीफ है। आजादी के बाद बरसों तक जिन्होंने राज किया, उनने किसानों की इस तकलीफ को कभी नहीं समझा। माननीय उपसभापति जी, मैं कई बार हैरत में रह जाता हूं। यूपीआई पेमेंट का जब उस तरफ की सरकार थी और तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने मजाक उड़ाया था। वो कहते थे गांव में जाइए, टमाटर आलू लीजिए, क्या पीओएस मशीन होगी? क्या वहां इंटरनेट है? क्या वहां बिजली है? ऐसे में कैसे पीओएस चलेगी? ये उनका सोच था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गांव-गांव जाइए माननीय उपसभापति जी, हर सब्जी की दुकान पर, सड़क पर लोग पीओएस मशीन लगाकर अपना व्यापार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगभग सभी गांव में किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के टावर लगे हुए हैं। लाखों कॉमन सर्विस सेंटर खुले। कृषि सखी एफपीओ के माध्यम से परिवार के किसी न किसी परिवार के हाथ में, सदस्य के हाथ में स्मार्टफोन है, जिसके माध्यम से आम लोग डिजिटल रूप से सशक्त हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति से सेवाओं में और योजनाओं का लाभ देने में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। आज आप देखेंगे, एक प्रधानमंत्री थे एक जमाने में जो ये कहते थे, 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में, भागलपुर में अगर एक बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है। और गिरिराज जी उस कार्यक्रम में थे, मैंने बताया था पहले, 22,000 सामने 22,000 करोड़ रुपया। किसान मोबाइल दिखा के कहता आ गया, पैसा खाते में आ गया। ये डिजिटल क्रांति के कारण संभव हुआ है। जनधन योजना, आधार, मोबाइल, आम आदमी के बैंकों में खाते खुलवा के, जिनमें बहनों की बड़ी संख्या है। एक नई क्रांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय उपसभापति महोदय हुई है। डीजी लॉकर, ई साइन सुविधा, ई केवाईसी, पेमेंट गेटवे, एकीकृत भुगतान, कितनी सुविधाएं जनता को मिली है। केवल खेती के क्षेत्र में नहीं, स्वास्थ्य रिकॉर्ड ज्ञान साझा करने के लिए भी इलेक्ट्रिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सरकारी ई मार्केट प्लस जो भारत का ई कॉमर्स पोर्टल है, व्यापार उससे आसान हुआ है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए उसको ना भटकना पड़े, और इसलिए ये डिजिटल कृषि मिशन बनाया गया है। माननीय सभापति महोदय, अब किसानों का प्रमाणित विवरण किसान रजिस्ट्री में एक जगह मिलेगा। उनकी भूमि जोत, परिवार का विवरण, बोई गई फसलें, सॉइल के बारे में कौन कौन से पोषक तत्व है, उपयोगी और व्यापक डाटा मिलेगा। ऋण, बीमा खरीद, बेचने सुविधाएं, एक नहीं अनेकों योजनाओं का लाभ और नई सुविधाएं उसको मिलेगी। माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक हमारे आधार और किसान आईडी का सवाल है, मैं ये बताना चाहता हूं कि नागरिक आधार कार्ड ये बताता है कि वो भारत का निवासी है, नागरिक। लेकिन किसान पहचान पत्र देश भर के किसानों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र है, जो सारी जानकारी जमीन, पशुधन, मत्स्य पालन, फसल जो भी है उसका प्रमाण देता है। इस किसान रजिस्ट्री के निर्माण के बाद सभी पंजीकृत किसानों को उनके संबंधित राज्यों द्वारा विशिष्ट आईडी और उनकी फसल और भूमि के विवरण के साथ किसान पहचान पत्र दिया जाएगा। किसान पहचान पत्र किसान के लिए सरकारी योजनाओं का और सेवाओं का लाभ लेने का बहुत आसान दस्तावेज है, जिसका भूमि राजस्व प्रणाली और किसान की वित्तीय जानकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जहां आधार की संवेदनशीलता के कारण आधार अधिनियम आधार नंबर साझा करने पर प्रतिबंध लगाता है, किसान आईडी पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह इसकी उपयोगिता कृषि से संबंधित लाभ
और सेवा प्रदान करने में निहित है। ये बहुत उपयोगी सौगात प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के किसानों के लिए दी है। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, ये डिजिटल कृषि मिशन इसलिए है कि हम सही डेटा अपने पास रखें ताकि फसल जिनका नुकसान हुआ है उनकी जानकारी और फसल की क्षति का आकलन भी डिजिटली प्राप्त किया जा सके, सही प्राप्त किया जा सके। इस डिजिटल कृषि मिशन के बाद ऐसे फ्रॉड बिल्कुल नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। जहां तक अभी कोई शिकायत आती है तो शिकायत निवारण के लिए हमारे पास एक तंत्र है। जैसे मैं महाराष्ट्र के बारे में भी बताना चाहूंगा कि लगभग 80,000 के आसपास शिकायतें फसल बीमा योजना में गलत दावों की आई थी। हम तब जांच करते हैं और जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसी शिकायतों की जांच का भी एक तंत्र बना हुआ है। धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 304, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। माननीय मंत्री जी। सर, विवरण सदन के पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री निरंजन वीसी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि आज देश में साइबर अटैक बढ़ रहा है, किसके ऊपर कि हमारा देश का जो कस्टमर्स है, बैंक कस्टमर्स, जो डिपॉजिटर्स, उसके ऊपर महोदय भारत में 30 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स का बैंक खाता खाली हो गया है, कम से कम 28,000 करोड़ से ज़्यादा। तो हमारा माननीय मंत्री जी ने वो सिटीजन्स डाटा को प्रोटेक्शन करने के लिए, बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए और बैंक डिपॉजिटर्स के खाता में जो साइबर अटैक होता है, वो साइबर अटैक को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं, और जो 28,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों का बैंक फ्रॉड हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, साइबर क्रिमिनल ने जो सब खाता खाली कर देते हैं, वो गरीब हो, धनी हो, अधिकारी हो, ब्रीफली तो उसका वो वापस लाने के लिए उसका बैंक खाता को वो सेविंग अमाउंट कैसे रिटर्न होगा, कैसे उसको मिलेगा डिपॉजिटर्स को, तो इसके लिए हमारा माननीय मंत्री महोदय क्या कदम उठा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, साइबर अटैक्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को किस तरह से फेस करें, इसके लिए सरकार ने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल, टेक्निकल और अवेयरनेस के माध्यम से सभी नागरिकों को इसके लिए तैयार करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, लीगल तरीके से काम करने के लिए पहले तो एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सदन से पास हुआ है और उससे बहुत बड़े अच्छे प्रावधान आए। कई तरह के जो आईटी एक्ट के अंदर प्रावधान है उनको मजबूत किया गया है। साथ ही साथ जो भारत की नई न्याय संहिता बनी है उसमें भी नए प्रावधान किए गए, जिसमें साइबर क्राइम्स को, जहां पर भी साइबर क्रिमिनल्स कुछ अटेम्प्ट करते हैं उनके ऊपर बड़ा पनिशमेंट हो, वो व्यवस्था की गई है। सेक्शन 111 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। टेक्निकल माध्यम से रोकने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए। इसमें I4C का सबसे बड़ा महत्व है। एक है I4C में बेसिकली होम मिनिस्ट्री में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, राज्य सरकारों के साथ, बैंक्स के साथ और कई तरह के सेक्टर्स के साथ मिलके एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसका अटैक को विफल करने का प्रयास किया जाता है और बहुत अच्छे इसके परिणाम भी आए हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा, G20 हो या अयोध्या जी में भगवान श्री राम का जब भव्य मंदिर बना, तब बहुत मेजर तरीके से, बहुत ही कंसर्टेड तरीके से भारत पर साइबर अटैक किए गए थे। उन सबको बहुत, उस चुनौती को बहुत एक अच्छे प्रभावी तरीके से रोक पाए थे। धन्यवाद। माननीय जुधिया रामी रेड्डी। Sir, I want to ask the Honorable Minister whether there is a
robust national security, cyber security strategy has developed, or if so, why it is not yet implemented? Thank you. Thank you. माननीय सभापति महोदय, देश में आज एक बहुत ही रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है और उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही केयरफुल तरीके से किया जा रहा है और इसका एक रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत की रैंकिंग पहले ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्सेस में करीब 30-40 के आसपास होती थी, आज भारत की रैंकिंग टॉप 10 में आ गई है और ये उसी का परिणाम है कि बहुत सारे टेक्नो लीगल मेजर्स को लिया गया है। बाकी देशों के कंपैरिजन में भारत की जो एक अलग पहचान बनी है, वो पहचान बनी है कि कई देशों ने केवल लीगल मेथड्स अपनाए, लेकिन भारत ने इसे टेक्निकल और लीगल इन दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन बनाया। हमारे आईआईटीज के साथ मिलके, कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके कई नए तरह के टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल मेथड्स का इन्वेंशन किया जा रहा है, जो आज दुनिया के और कई देश इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तहत काम चल रहा है। लास्ट सप्लीमेंट्री, उपेंद्र कुशवाहा जी। तो मेरा जवाब आ गया। धन्यवाद। थैंक यू। So now we move to question number 305, Dr. M. Thambidurai. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी, डॉक्टर Thambidurai is very anxious to get माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। First supplementary. Agriculture is a state subject, Minister said, sir. At the same time, however, Government of India is committed to enhance the welfare of the farmers, make agriculture more remunerative, sir. Just I want to know, water is very important. Whether he will persist, other is concerned ministry, to see the Kaveri water will be released properly for the Tamil Nadu people. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, मेरा विभाग कृषि और किसान कल्याण विभाग है और राज्यों के बीच अगर जल का बंटवारे का कोई सवाल है तो वो मेरे विभाग का विषय नहीं है और ये मूल प्रश्न से उद्भूत भी नहीं होता। Second supplementary. Next supplementary, sir. Regarding MSP, sir. Agriculture, regarding recently, DMK government promised that they are going to bring agricultural MSP price they are going to implement for the paddy and sugarcane. And also, they promised to give the interest-free loan for the farmers. And also, they promised cooperative banks and accessible to the farmers. And also, the farmers have put the jewels and everything in the bank, thinking that the government will waive off that. Whether this kind of problems are there, whether save the farmers, give the MSP price, and whatever the DMK gave the wrong promises at the time, whether the central government aware of that and how to help for the Tamil Nadu farmers, which DMK government failed to do that. Just I want to know. माननीय उपसभापति महोदय,